आइए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कार्बन के अपरूप, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, है कि नहीं। जैसे डायमंड के बारे में, हीरा के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया था फ्लोरीन के बारे में, है ना। कैंसर वगैरह के डिटेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। चलिए अब हम आज बात करने जा रहे हैं 16th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, राइट। यानी कि हम बात करने जा रहे हैं वर्ग 16 के तत्व। क्लियर है। 16th ग्रुप, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि टोटल 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं इसमें, है कि नहीं। और 7 जो होते हैं वो आवर्त के फॉर्म में होते हैं। चलिए, तो 16th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का एक और नाम होता है, और वो क्या होता है? वो होता है चाल्कोजेन फैमिली। क्या कहा जाता है इसे? चाल्कोजेन फैमिली। वर्ग 16 के तत्व को क्या कहा जाता है? चाल्कोजेन फैमिली, है ना। हिंदी में भी यही नाम होता है, चाल्कोजेन फैमिली। क्लियर है ना। चाल्कोजेन, चाल्कोजेन का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। चाल्को वर्ड से बना हुआ है ओरस, और प्लस जेन वर्ड का मतलब हो जाता है प्रोड्यूसर। मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसको? अयस्क उत्पादक। मतलब क्या कि वर्ग 16 के जो तत्व होंगे वो कैसे होंगे? एक सेकेंड रुकिए, तरफ लाइट छूट गया था। हाँ, वर्ग 16 के जो तत्व होंगे वो कैसे होंगे? वो अयस्क उत्पादक होंगे। मतलब क्या कि जितने भी मेटल्स, हमें पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो हमें नेचर में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मिल जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? ऐसा कभी नहीं होता है कि अचानक से जमीन के अंदर से लोहे का टुकड़ा मिल गया या फिर एल्यूमिनियम का टुकड़ा मिल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। तो वहां पर क्या होता है? वो ओरस के फॉर्म में होता है, अयस्क के रूप में होता है। बात समझ में आया कि नहीं? और 16th ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या करते हैं? वो जनरली अयस्क के उत्पादक होते हैं। मतलब क्या? अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर में क्या क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर में होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है। उसके बाद फिर होता है सल्फर, ठीक है। ये होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद होता है सल्फर, सल्फर के बाद होता है सेलेनियम, उसके बाद फिर जाकर के होता है टेलुरियम, उसके बाद फिर होता है पोलोनियम। बात समझ में है कि नहीं? और इस तरीके से करते करते जो होता है इसके अंदर में सारे के सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं वर्ग 16 के तत्व की अगर हम बात करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीजन, सल्फर, इन सब के बारे में। बात समझ में आया कि नहीं? अगर हम बात करें पोलोनियम का, तो याद रखिएगा पोलोनियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव। इसे हम हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम रेडियोधर्मी पदार्थ। बात समझ में आया कि नहीं? आर्टिफिशियल रेडियोधर्मी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन। हमें पता है हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें 21% पाया जाता है। और दूसरी बात, ये जो होता है ये हमेशा हमारे वातावरण में O2 के फॉर्म में रहता है। तीसरी बात, अगर हम बात करें तो बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं, जैसे कि अगर हम आयरन की बात करते हैं तो क्या होता है? वो ऑक्साइड के फॉर्म में होता है कि नहीं। बहुत सारे मेटल्स होते हैं वो क्या होता है? सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। मतलब ऑक्साइड के फॉर्म में है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस धातु के साथ में, उस मेटल के साथ में ऑक्सीजन मिला हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे अगर हमारे लोहे में जंग लग जाता है तो हम क्या बोलते हैं? उसे आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? और आपको पता है कि ये आयरन ऑक्साइड जो होता है क्या है? ये जंग कहलाता है। क्लियर। तो ऑक्सीजन उसके साथ में जुड़ा हुआ है। क्लियर। सल्फर सल्फाइड होता है ना। तो क्या होता है? सल्फर जो होता है वो सल्फाइड के फॉर्म में, यानी कि बहुत सारे मेटल्स में अयस्क के रूप में सल्फर जो होता है वो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। क्लियर है। तो आज हम इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। ओरस प्रोड्यूसर इसको कहा जाता है अयस्क उत्पादक। क्लियर है। क्या कहा जाता है इसको? अयस्क उत्पादक। हम बात करते हैं सबसे पहले सल्फर की बात करते हैं। तो सल्फर क्या काम आता है? क्लियर। ये सल्फर जो होता है ये कहां कहां पाया जाता है और किस काम में आता है? मतलब क्या हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक है, कहां कहां पर क्या क्या इसका
फायदा और नुकसान है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आपने एक चीज पढ़ा होगा कि जो रबर होता है ना, रबर जो होता है वो एक पेड़ से उससे एक आइसोप्रीन मिल्क मिलता है और उसको क्या किया जाता है, उससे रबर तैयार होता है। क्लियर है? लेकिन रबर जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उतना ज्यादा सॉफ्ट रबर हमारे किसी काम का नहीं होता है, बहुत कम यूजेस होते हैं उसके। तो हम क्या करते हैं, उसे हार्ड करना शुरू कर देते हैं। तो हार्ड करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें सल्फर मिलाया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? क्या किया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले कि आइसोप्रीन मिल्क प्लस सल्फर। क्लियर है? और इसमें सल्फर मिलाया कितना जाएगा, तो 5 से 10% है ना, बस। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, हार्ड रबर बनाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ये क्या बनाएगा, हार्ड रबर बनाएगा। आइसोप्रीन मिल्क एक पेड़ से निकलता है, क्लियर है, और उसके मिल्क को इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या होता है, जम करके और रबर की तरह सॉलिड हो जाता है। उस रबर में हम क्या करते हैं, सल्फर मिलाते हैं, और इसकी मात्रा को कम ज्यादा मिलाने के कारण क्या होता है, वो अलग अलग टाइप का रबर तैयार होता है। गाड़ी का टायर आपने देखा, तो वो भी क्या है, वो भी एक रबर ही है, लेकिन उसके अंदर में क्या है, सल्फर मिला हुआ है। बात समझ में है कि नहीं? तो सल्फर मिलाने से कैसा हो गया, वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, और बहुत ज्यादा हार्ड हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम उससे बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं ना, तो टायर वगैरह बनाने में, है कि नहीं? दूसरा, जब अगर आप उस टायर को जलाओगे तो फिर वापस से क्या निकलेगा उसमें से, तो उसमें से तो कार्बन निकलेगा, क्योंकि रबर जो है वो कार्बन के फॉर्म में है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें से क्या निकलेगा, सल्फर निकलेगा। बात समझ में है कि नहीं? और यही सल्फर जो होता है वो क्या करता है, हमारे लिए बीमारी का कारण बनता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं, सल्फर जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। बात समझ में आया कि नहीं? दूसरी बात, आपने एक चीज और देखा होगा क्या, कि जो गाड़ियां चलती है ना, जिसमें डीजल वगैरह जलाया जाता है ना, डीजल वाली गाड़ियां हो गई, पेट्रोल वाली गाड़ियां हो गई, तो इन सब में सल्फर निकलता है, और साथ के साथ में क्या निकलता है, तो लेड निकलता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये जो लेड होता है और सल्फर होता है, ये सब क्या होता है, ये हमारे जो होता है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। हमारी सांस संबंधी बीमारियों को क्या करता है, ये पैदा करता है। बात समझ में है कि नहीं? क्या करता है, ये सांस संबंधी बीमारियों को पैदा करता है। क्लियर है? और सांस संबंधी बीमारियों को पैदा करता है, इसका क्या मतलब हो गया कि ये हमारे लिए लंग्स कैंसर वगैरह का कारण बन सकता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? दूसरी बात, ये सल्फर जो होता है, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, ये जब H2O के साथ जुड़ जाता है, H2O के साथ जुड़ने का मतलब समझ रहे हैं, क्या बनाएगा ये, तो ये बनाएगा H2SO4 बनाएगा। क्लियर है? और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं, अम्लीय वर्षा। क्लियर है? अम्लीय वर्षा समझ रहे हैं आप, क्या होता है, एसिडिक रेन, है ना, इसे हम हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन, एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा। ये क्या करता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये हवा में रहेगा, जैसे दिन रात गाड़ियां चल रही है तो ये क्या करेगा, ये हवा में सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा, और फिर जाकर के जब बारिश होगी तो क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा वो उस जल के साथ, है ना, क्या करेगा, जुड़ जाएगा उस वाटर के साथ, एक नया कंपाउंड बनाएगा, एक नया यौगिक बनाएगा, और उसका नाम क्या होगा, उस यौगिक का नाम होगा H2SO4, जिसे हम बैटरी अम्ल के नाम से भी जानते हैं ना। ये बैटरी अम्ल मतलब बैटरी के अंदर में इसको यूज किया जाता है, और इसे जो होता है ये अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, यानी कि एसिडिक रेन। अम्लीय वर्षा होने से क्या होगा, हमारे यहाँ के जो पेड़ पौधे की पत्तियां वो सब क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? अगर इंसान अगर जाकर के अम्लीय वर्षा में अगर मतलब कि फर्स्ट टाइम जो रेन होता है काफी दिनों के बाद, मई जून के बाद, आपने देखा होगा कि जो पहली बार बारिश होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें नहाने के लिए मना किया जाता है, तो उसके पीछे मेन रीजन यही होता है, क्या होता है कि उसके अंदर में H2SO4 की मात्रा ज्यादा बन जाएगी उस पानी में, है कि नहीं? और उसमें H2SO4 की मात्रा ज्यादा होगी, ये अम्लीय वर्षा पेड़ पौधों के लिए तो हानिकारक है ही है, लेकिन उसके अलावा ये नदी तालाब में जाएंगे तो वहां जीव जंतुओं के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। बात समझ में आए कि नहीं? तो इस तरीके से करके जो होता है ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि एसिडिक रेन जो है, ठीक है, वो क्या होता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है, या फिर एक और कंपाउंड बनता है इसमें, और वो क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा, वो बनता है NO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये बनता है HNO3 प्लस H, मतलब क्या बनाता है ये, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा, HNO3। HNO3 क्या कहलाता है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो ये दोनों के दोनों क्या होता है, सल्फर हमारे लिए क्या है, हानिकारक है,
क्लियर है? ये हमारे लिए अम्लीय वर्षा का कारण बनता है और सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। सिर्फ मनुष्य और पेड़ पौधे के लिए नहीं, जो जलीय जीव जंतु है उन सब के लिए भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। चलिए ठीक है, इसको जरा 2 सेकेंड आप नोट कीजिए। चलिए आइए स्टूडेंट्स, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बन रहा था वहां से, मैं उसी चीज को रिमूव करने के लिए गया था। याद रखिएगा, पोलोनियम जो होता है वो कृत्रिम रेडियो एक्टिव है ना, मतलब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव यानी कृत्रिम रेडियोधर्मी पदार्थ कहलाता है ना। टेलुडियम, सेलेनियम सबका बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है। सल्फर से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है कि रबर को हार्ड कैसे किया जाता है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। और प्लस अम्लीय वर्षा में कौन सा ऑक्साइड पाया जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है या फिर नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है ना, तो नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड है ना। क्लियर? तो ये सब जो होता है ये हमारे लिए। और दूसरा, सांस संबंधी बीमारियां होती हैं। याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बीमारी नहीं पैदा करता है, वो डायरेक्ट फिनिश करने का काम करता है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो घुटन पैदा करेगा और लोगों की मौत हो जाएगी, बीमारी नहीं पैदा करेगा वो। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो मारेगा नहीं, वो बीमारी पैदा करेगा। जैसे आपने देखा होगा लोगों को अस्थमा हो जाता है, तो अस्थमा के पीछे भी मेन रीजन होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है? चलिए, और अब हम इसके बाद जो हमारे पास जो था वर्ग 16 के तत्व, इसका नाम क्या बताया मैंने आपको, इसका नाम बताया चाल्कोजेन फैमिली, मतलब ओरस प्रोड्यूसर, अयस्क उत्पादक। क्लियर है? बहुत सारे और भी अयस्क होते हैं जिसमें कि ये मिला हुआ होता है ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है ना। वो सब जैसे जैसे हम मेटल के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे ना, अलग अलग टाइप के मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से अयस्क में कौन कौन से में ऑक्सीजन मिला होता है, कौन कौन से में सल्फर मिला होता है ना, कुछ कार्बन के साथ में भी होता है। चलिए अब हम बात करते हैं 16 ग्रुप के बाद हमारे पास एक और अगला ग्रुप जो होता है वो हमारा क्या है, 17th ग्रुप है ना। 17th ग्रुप एलिमेंट, 17th ग्रुप। सत्रह वर्ग के तत्व, यानी कि वर्ग 17 के तत्व की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा वर्ग 17 के बारे में खास बात है, क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है, उसको कहा गया था वर्ग 16 को चाल्कोजेंस। क्या कहा गया था? चाल्कोजेंस। लेकिन अगर हम वर्ग 17 की बात करते हैं तो वर्ग 17 को क्या कहा जाता है, तो वर्ग 17 को कहा जाता है हेलोजेंस। बात समझ में आई कि नहीं? अब ये हेलोजेंस, चाल्कोजेंस मतलब क्या, फिर से ये कोई ना कोई चीज का उत्पादक है, इसलिए जेंस वर्ड लगा हुआ है। जेंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, प्रोड्यूसर बताया था। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा उत्पादक। क्लियर है? प्लस हेलो का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। बात समझ में आई कि नहीं? तो सॉल्ट प्रोड्यूसर, इट मींस क्या हो जाएगा, लवण यानी कि नमक का उत्पादन। बात समझ में आई कि नहीं? ये क्या कहलाता है, सॉल्ट प्रोड्यूसर। कौन कौन से तत्व होते हैं इसमें, तो सबसे ऊपर आपने देखा होगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर स्टेटिन, है ना। और फिर जाकर के एक नया तत्व इसमें खोजा गया है, और आपको पता है कि उसका क्या नाम, कौन सा तत्व है वो, तो आपको पता है कि वो 118वां तत्व होगा, है ना। नहीं 118वां नहीं, स्टेटिन तक लास्ट जाने दीजिए, एक फिर कोई नया तत्व है इसमें नहीं, वो 18 नंबर में। चलिए, तो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन, ये सब क्या है, ये हमारे वर्ग 17 के तत्व हैं। क्लियर है? जिसमें से कि सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। आपसे एक सवाल ये पूछा जाता है कि कौन सा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो कौन सा है, फ्लोरीन है। बात समझ में आया कि नहीं? सॉल्ट उत्पादन आपने देखा है नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl है, तो इसमें क्या है ये सर, सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, और ये यही है क्लोरीन। बात समझ में आया कि नहीं? ये तो इसलिए क्या कहा गया, इसके जितने भी मतलब कि उत्पाद बनेगा यानी कि प्रोडक्ट बनेगा, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब का सब क्या कहलाएगा, सॉल्ट कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? और एक स्टेटिन के बारे में खास बात है, याद रखिएगा स्टेटिन जो होता है ना, ये सबसे रेयरेस्ट मेटल, क्या बोला जाता है इसको, रेयरेस्ट एलिमेंट या मेटल बोल सकते हैं, है ना, रेयरेस्ट एलिमेंट मतलब क्या, दुर्लभ तत्व
यानी कि पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए इसको रेयरेस्ट एलिमेंट कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? दुर्लभ तत्व ऊपर में जितने भी होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे जैसे नीचे आते चले जाते हैं, क्या हो जाता है? ये मेटल्स का क्वालिटी आता चला जाता है, इसलिए स्टेटिन जो होता है वो मेटल में काउंट हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या कहलाता है? सॉल्ट प्रोड्यूसर। क्लियर है? बात समझ में आया कि नहीं? और सबसे ज्यादा ये हमारे पास जो होता है, क्या होता है? फ्लोरीन जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है? इसे हम हिंदी में बोलते हैं सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। बात समझ में कि नहीं? इसे हम क्या बोलेंगे? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। किसको? फ्लोरीन को, है ना? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, 2 और फिर जाकर के क्या होता है? 7 होता है ना? तो स्ट्रक्चर जो बनेगा क्या होगा? इस तरीके से करके होगा। और बाहरी सेकेंड जो इसके जो कक्ष होंगे, दूसरे कक्ष होंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो 2 2 4 2 6 और 1 7 होंगे। बात समझ में आया कि नहीं? ये जो होता है नाभिक के न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक होता है और एक इलेक्ट्रॉन को खींच करके और इसमें अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करता है, इसलिए इसको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहा जाता है। मतलब क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच करके और अष्टक पूरा करने का जो गुण होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है? स्टेटिन जो होता है वो सबसे ज्यादा है कि नहीं? बस समझ में कि नहीं? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? वीडियो को पॉज कर लीजिएगा 2 मिनट के लिए और फिर जाकर के नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन की अगर हम बात करते हैं तो आयोडीन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो आयोडीन हमारे भोजन के लिए जरूरी होता है। और उसके बाद एक टिंचर आयोडीन होता है। क्या काम आता है टिंचर आयोडीन? तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारा इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है या कहीं कट जाता है ना, तो जख्म वगैरह को जल्दी ठीक करने के लिए, है ना, हम क्या करते हैं? उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बीटाडीन वगैरह आता है, तो बीटाडीन उसके अंदर में भी क्या होता है? आयोडीन का ही एक फॉर्म होता है कि नहीं? तो इसलिए वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वर्ग 17 के तत्व में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। हाँ, एक बात और कि अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन के साथ में अगर ये हैलोजेंस अगर ऐड हो जाता है तो ये क्या बनाएगा? बताइए। तो ये बनाएगा एसिड, यानी कि अम्ल बनाएगा। और सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? तो याद रखिएगा, हम नीचे की तरफ से स्टार्ट करते हैं ना, HI। जैसे मैंने आपको क्या बताया था? फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन और फिर स्टेटिन। तो आयोडीन से स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो होगा वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है अम्लीय होगा। फिर जाकर के कौन सा बनेगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। फिर जाकर के उससे कम होता चला जाएगा हाइड्रोक्लोरिक, और फिर जाकर के उससे कम हो जाएगा HF। है कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से करते करते क्या हो जाएगा? ये सब का सब जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बनाएगा। ठीक है ना? यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व बनाएगा, ये अम्लीय तत्व बनाएगा। ठीक है, और इस तरीके से करके आपस में जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, NaCl के बारे में आपको पता है ना, कि सोडियम के साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ होता है ना। Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाता है? NaCl। क्लियर? तो ये सब जो होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या होता है? ये सब अयस्क उत्पादक होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं वर्ग 18 के तत्व के बारे में, आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर बारी बारी से कभी हम इस सारे टॉपिक पर फिर से आएंगे और बहुत अच्छे से काफी डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक एक वर्ग का अगर वीडियो बनाया जाएगा तो मुझे लगता है कि एक वीडियो 1.5 घंटे का काफी होगा एक वर्ग के लिए, इतना ज्यादा डीपली है सारा टॉपिक, है ना। तो मैं जस्ट आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे करके हम उन सारे टॉपिक पर भी आएंगे। अब मैं बात करता हूँ वर्ग 18th, है ना, 1 मिनट, 18th ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? तो इसको हम बोलते हैं वर्ग 18 के तत्वों को। इसमें कौन कौन सा होता है? हीलियम, फिर जाकर के आता है नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन और फिर रेडॉन। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये सब क्या कहलाता है? ये सब कहलाता है आदर्श गैस। क्लियर है? नोबल गैसेस इसे कहा जाता है आदर्श गैस, है ना। कहीं कहीं पर इनर्ट गैस भी बोला जाता है ना, यानी कि इनर्ट मतलब अक्रिय।
लेकिन अक्रिय वर्ड का अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसके पीछे भी एक रीजन है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो इसकी बात करते हैं जिनोन की, तो ये जिनोन जो होता है ना, इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस, यानी कि हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं अजनबी गैस। अब ये अजनबी वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पर? इसका यहाँ पर सीधा सा इतना ही सेंस है कि जिनोन जनरली ये सबका सब कैसा है, इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन ये जो है स्ट्रेंजर गैस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, अभी हमने क्या बताया था, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो इसके साथ में और ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है। बात समझ में आया कि नहीं? रिएक्ट करता है किसके साथ में? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में। कौन बताइए? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में कौन रिएक्ट करता है? जिनोन। जनरली अक्रिय गैस है, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये करता है, इसलिए इसे हमने क्या कहा है? इसे हमने एक अलग से नाम दे दिया है, स्ट्रेंजर गैस। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? चलिए अब हम बारी बारी से सबके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे सामने में हम बात करते हैं किसके बारे में बताइए? तो हम सबसे पहले ऊपर हीलियम के बारे में बात करते हैं। तो याद रखिएगा हीलियम क्या होता है? गुब्बारे में हीलियम वाला गुब्बारा आपने देखा होगा, एक गुब्बारा होता है, हमने लिया, मुंह से फुलाया उसको, और उसका क्या करेंगे? उसको ऐसे बांध करके और छोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ चला जाएगा। लेकिन एक गुब्बारा हमने लिया, उसमें हमने हीलियम भरा और उसको हम छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? ये हीलियम वाला गुब्बारा जो होगा ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ। कभी आपने सोचा है कि ऊपर कहाँ जाता होगा? आसमान में। कहाँ तक? अच्छा, समझिएगा ध्यान से, ये जो है बहुत ज्यादा ऊपर, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, आपको पता है कि ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी कि वायुमंडलीय दबाव है वो गुब्बारे पे कम होता चला जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गुब्बारे का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आपको पता है कि थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो ऊपर जाकर के फट जाएगा, है कि नहीं? तो ठीक इसी तरीके से करते हैं हम, जो हीलियम वाले गुब्बारे छोड़ते हैं क्या होता है? ऊपर जाकर के फट जाता है। ठीक है। दूसरा, पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था हीलियम का, कहाँ? जहाज के टायर में भरने के, है ना? जहाज के टायर में, है ना? जहाज के टायर में पहले इस्तेमाल होता था। कौन सा गैस भरा जाता था? तो हीलियम। लेकिन अब जो है नहीं होता है। अब कौन सा होता है? तो याद रखिएगा अब जो है नाइट्रोजन। क्लियर है? नाइट्रोजन 7, है ना? क्यों? रीजन क्या है उसके पीछे? हीलियम को बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम था, है ना? और जैसे जैसे जहाजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है तो उतना उतना हीलियम बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो क्या हम यूज करते हैं? नाइट्रोजन यूज करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो जहाज के टायर में अब अगर आपसे लेटेस्ट क्वेश्चन पूछता है कि जहाज के टायर में अभी कौन सा गैस भरा जाता है, तो आपको क्या जवाब देना है? वहां पर जवाब होगा आपका नाइट्रोजन। क्लियर है? अब जो होता है नाइट्रोजन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जहाज के टायर में, जहाज के टायर में भरने के काम आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? अब अगर हम बात करते हैं दूसरे गैस की, यानी कि दूसरा क्या है वहां पर? नियोन। क्लियर है? नियोन याद रखिएगा, ये चमक पैदा करने वाला गैस है। क्या है? चमक पैदा करने वाला। मतलब कोई बल्ब वगैरह के अंदर में अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? बल्ब जो होगा वो चमकेगा बहुत ज्यादा। इट मींस ब्राइटनेस क्या होगी? उसकी बहुत ही ज्यादा होगी, है ना? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको चमकने वाले, है ना? नियोन जो होता है, नियोन कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है बताइए? तो सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट, है ना? बात समझ क्या? फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट मतलब चमकने वाले, है ना? ट्यूबलाइट में। दूसरा कहां इस्तेमाल होता है? तो आपने देखा होगा फॉग लाइट होता है। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब क्या? कोहरे में उपयोगी बल्ब। आपने देखा है गाड़ियों में नीचे गाड़ी के जो लाइट लगा हुआ था, हेडलाइट, उसके जस्ट साइड में 2 येलो कलर का लाइट आजकल आने लग गया है। बात समझ में आया कि नहीं? उसे हम फॉग लाइट बोलते हैं। क्यों? जनरली सर्दी के दिनों में जब कोहरा वगैरह बहुत ज्यादा होता है तो सिंपल हेडलाइट से जो होता है ना, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं दिख पाता और क्लियर नहीं दिख पाता है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? फॉग लैंप का, यानी कि फॉग लाइट का उपयोग करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये जो फॉग लाइट जो होता है, इसमें कौन सा गैस भरा हुआ होता है? नियॉन गैस भरा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अब अगर हम बात करते हैं फ्लोरेसेंट लैंप, यानी कि फ्लोरेसेंट लाइट जो होता है, ट्यूबलाइट, वो चमकने वाले, मतलब क्या? जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपने देखा होगा तो वहां पर भी
जो चमकने वाले ट्यूबलाइट है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिएगा, फिर मैं आपको तीसरे नंबर पर जो आर्गन है उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा 2 मिनट के लिए, है ना। स्ट्रेंजर गैस, क्योंकि जनरली कोई गैस जो है वो रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जिन्होंने रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में, इसलिए उसको अजनबी गैस कहा जाता है। अब अगर हम तीसरे की बात करते हैं, आर्गन, है ना, आर्गन। आपसे पुराना, बहुत पुराना क्वेश्चन है कि बल्ब के अंदर में, है ना, पहले जो येलो वाले जो बल्ब चलते थे जिसके अंदर में फिलामेंट लगा रहता था, वो स्प्रिंग टाइप में, है ना, आपने इस तरीके का देखा होगा। इस तरीके से बल्ब लगा रहता था, ऐसे करके 2 छड़ लगी रहती थी इसमें और ऐसे स्प्रिंग बना हुआ रहता था ना। तो ये किस चीज का होता था? ये फिलामेंट इसको बोलते थे, है ना। तो ये बल्ब किस चीज का होता था बताइए? ये फिलामेंट किस चीज का होता था? तो ये टंगस्टन का होता था ना। आपसे एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये टंगस्टन जो होता है ना, इसके अंदर से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो ये क्या होता है? चमकने लग जाता है। हीट भी पैदा करता है, लेकिन उसके साथ साथ में ये रोशनी भी पैदा करता है, यानी कि चमकने लग जाता है। लेकिन एक धातु होता है नाइक्रोम, लोहा निकल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। तो ये नाइक्रोम जो होता है वो क्या किया जाता है? हीटर, प्रेस मतलब आयरन, इन सारी चीजों में भी क्या किया जाता है? यूज किया जाता है ना, नाइक्रोम वगैरह। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो टंगस्टन जो वाले जो बल्ब होते थे, येलो कलर का जो बल्ब आता था, है ना, 100 वाट का, 60 वाट का, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था इसमें, इसलिए आज ये बंद हो गया है। लेकिन इसके अंदर में जो गैस भरा जाता था वो कौन सा गैस भरा जाता था? तो वो हमारा होता था आर्गन। बात समझ में आई कि नहीं? इसके अलावा ट्यूबलाइट में, है ना, और भी बहुत सारे बल्ब वगैरह में, CFL में, है ना, बल्ब, फिर CFL, है ना, फिर ट्यूब, है ना, इन सब में क्या किया जाता है? आर्गन गैस भरा जाता है। रीजन क्या है उसके पीछे? ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। और ये आर्गन के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पता है आपको? तो पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन होता है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर ज्यादा मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। और तीसरे नंबर पर कौन सा पाया जाता है? जवाब दीजिए, तीसरे नंबर पर। तो बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। याद रखिएगा, ये गलत हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? तीसरे नंबर पर सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस आर्गन होता है। या फिर आपसे पूछेगा कि हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा, कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वहां भी हमारा जवाब क्या होगा? आर्गन होगा। बात समझ में आया कि नहीं? आपसे ये पूछता है डायरेक्ट कि कौन सी गैस, अक्रिय गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो बच्चे अक्रिय की तरफ नहीं ध्यान देते हैं, इनर्ट की तरफ नहीं ध्यान देते हैं, और वो क्या कर देते हैं? नाइट्रोजन पे टिक मार्क कर देते हैं, है ना। और अगर तो वहां पर हमारे क्या जवाब होगा? आर्गन होगा, क्योंकि ये कैसा हो जाएगा? ये पूछेगा कि सबसे अधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस, तो वहां पर हमारा क्या जवाब होगा? यानी कि इनर्ट गैस या नोबल गैसेस, नोबल गैसेस तो नहीं बोल सकते हैं, इनर्ट गैस, है ना। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आर्गन होगा, जो कि सबसे अधिक मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। क्लियर है? वैसे जनरली गैस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और तीसरे नंबर पर सबसे अधिक पाए जाने वाले में भी आर्गन का ही नाम आता है। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना। ये 78%, 21%, 0.09% और 0.03% ऐसा करके इसका परसेंटेज होता है। चलिए, इसकी ये तो खैर छोटी क्लास की बातें थी, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास जो होता है आर्गन, ये क्या होता है? बल्ब वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है ना। CFL ट्यूबलाइट जो भी हम देखते हैं उन सब में क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आर्गन के बाद। आर्गन के बाद हमारे पास आ जाता है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा क्रिप्टॉन, ये भी बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है ना। क्रिप्टॉन, हिंदी में भी इसका नाम क्रिप्टॉन ही है। और यह होता है कहां पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे जो रनवे होता है वहां के लाइट जो होते हैं ना, जो लाइट लगा हुआ था वहां पर, उसमें क्या किया जाता है? उसमें क्रिप्टॉन गैस भरा हुआ होता है। बात समझ में आई कि नहीं? और एक आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, तो उसमें भी क्या किया जाता है? उसमें भी क्रिप्टन वाले बल्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों जगह पे इस्तेमाल करने के पीछे रीजन क्या है।
क्रिप्टन वाला जो बल्ब है वो क्या किया जाता है, एयरपोर्ट पर, रनवे पर इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो पायलट होता है वो जब फ्लाइट को नीचे की तरफ लेकर के आता है तो वहां पर एकदम विजिबिलिटी जो है एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसको बिल्कुल ठीक ढंग से दिखाई देना चाहिए। और इसी के लिए जो वहां पर जो बल्ब लगा हुआ होता है उस बल्ब में कौन सा गैस भरा हुआ होता है, तो क्रिप्टन गैस भरा हुआ होता है। क्लियर है? एडवर्टाइजमेंट बोर्ड वगैरह जो होता है वो भी क्या है, हमें दूर से दिखाई देना चाहिए। जैसे कि एक बड़ी कंपनी ने अपना एक बड़ा सा होर्डिंग लगा रखा है और उसके अंदर में कुछ ऐसे बल्ब लगाना चाहता है ताकि वो दूर से दिखाई दे। सिंपल ट्यूबलाइट लगाएंगे तो पता चला कि उसमें चमक है ही नहीं, हमें सिर्फ दिखाई देगा कि वहां पर एडवर्टाइजमेंट है, बट वो क्लियर नहीं दिख पाएगा। तो वहां पर हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड वगैरह में हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, क्रिप्टन गैस का इस्तेमाल करते हैं, जो बोर्ड में जो लाइट लगा हुआ रहता है उसके अंदर में। क्लियर है? बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो ये दो जगह पर क्या किया जाता है, क्रिप्टन का यूज किया जाता है। चलिए, इसके बाद अब हम कंटिन्यू करते हैं। क्रिप्टन गैस के बाद और कौन सा बचा, ओ सॉरी, जीनोन बचा, स्ट्रेंजर गैस, अजनबी, है ना। चलिए, अजनबी क्यों, आपको पता है, जीनोन, जीनोन है ना, हिंदी में जीनोन। क्लियर है? अब यहां पर समझिएगा स्ट्रेंजर क्यों बोला गया है, इसको अजनबी क्यों बोला गया है। इसके पीछे एक रीजन है, क्या पता है, ये जो है रिएक्ट करता है किसके साथ में, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में। मैंने आपको 2 मिनट पहले भी बताया था कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ में। क्लियर है? और क्यों करता है ये अभी तक किसी को नहीं समझ में आया, इसलिए हमने इसको एक नाम देके छोड़ दिया कि यार ये अजनबी की तरह बिहेव कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब हम बात करते हैं कि ये जीनोन, आपने एक चीज देखा है, कैमरे की जो कंपनी होती है NIKON, निकॉन, उसके बाद फिर एक और कंपनी होती है कौन सी, कैनन। कैनन, बात समझ में आया कि नहीं? तो आपने देखा क्या, इसमें भी ऑन लगा हुआ है, ये इसमें भी ऑन लगा हुआ है, इसमें भी ऑन लगा हुआ है, कुछ तो सिमिलरिटी है इसमें, कुछ तो समानता है, तभी तो कंपनी वालों ने अपना नाम निकॉन ही रखा या कैनन ही रखा। तो ध्यान से समझिएगा, इस कैमरे में एक लाइट लगा होता है, फ्लैश लाइट। बात समझ में आया कि नहीं? कौन सा लाइट होता है, फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट। क्लियर? फ्लैश लाइट देखा होगा, ऐसे क्लिक किया और 1 सेकंड के लिए लाइट ऑन होगा फिर ऑफ हो जाएगा, तो फ्लैश यानी कि चमकने वाला। बात समझ में आया कि नहीं? तो चमकने वाली जो लाइटें होती हैं उसके में क्या होनी चाहिए, तीव्रता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं? लाइट बहुत ज्यादा चमक पैदा करने वाली होनी चाहिए, तो उसमें क्या किया जाता है, जीनोन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? उसके अंदर जो छोटा सा बल्ब लगा हुआ होता है उसमें कौन सा गैस होता है, तो उसमें जीनोन गैस होता है। क्लियर है? दूसरी बात, इसलिए जो कैमरे की कंपनी है वो भी अपना नाम निकॉन, कैनन इसी तरीके से करके रखा है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि ये जो कंपनी है, ये जो फ्लैश लाइट यूज कर रही है उसमें क्या हो रहा है, उसमें जीनोन गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? तो हम क्या कहाँ यूज करते हैं, इसका कैमरे के फ्लैश लाइट में यूज करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज होता है, मतलब क्या, चमक बहुत ज्यादा होनी चाहिए और कुछ सेकंड के लिए होता है, लेकिन उतने ही समय के लिए हर जगह पे लाइट बहुत ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए, तो फ्लैश लाइट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए जीनोन की बात करते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास एक आ जाता है कौन सा, लास्ट वाला, क्या नाम है इसका बताइए, रेडॉन। रेडॉन, क्लियर है? आपको पता है कैसा गैस है ये रेडियो एक्टिव है। तो आपसे एक सवाल ये पूछता है क्या, कि हमारे पृथ्वी के वातावरण में कौन सा रेडियो एक्टिव गैस पाया जाता है, तो हमारा जवाब देना है रेडॉन। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन अभी मैंने जो बोला कि हमारे पृथ्वी के वातावरण में, ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, हम पीरियडिक टेबल में जरूर इसके बारे में पढ़ते हैं, बट ये हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है। हाँ, जब कहीं पर भी ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह होता है या फिर नाभिकीय भट्टी में जो यूरेनियम वगैरह को ब्लास्ट किया जाता है, मतलब क्या, नाभिकीय विखंडन के दौरान पैदा होने वाली जो गैसेस होती है वो होता है रेडॉन, और वो थोड़ी बहुत मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़े समय के लिए आ जाती है, फिर ये धीरे धीरे करके नीचे चली जाती है। रीजन क्या है उसके पीछे, ये है सबसे भारी गैस, इसके बारे में याद रखना है, सबसे भारी अक्रिय गैस।
आपसे सबसे भारी गैस पूछा जाता है तब भी रेडॉन ही होगा, सबसे भारी अक्रिय गैस पूछा जाता है तब भी रेडॉन होगा, ये पूछा जाएगा कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है तब भी आपका जवाब रेडॉन होगा। सूरज के वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला गैस, क्योंकि आपको पता है वहां हमेशा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन हर वक्त होता रहता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो सूरज के अंदर में हमेशा होता रहता है, जिसके कारण कि सूरज जो होता है वो इतना ज्यादा टेम्परेचर पैदा कर रहा है कि नहीं, बात समझ में आए कि नहीं। तो सूरज के अंदर में प्रोसेस जो चलता रहता है तो उस दौरान क्या होता है, वहां पर रेडॉन गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पैदा होता है। क्लियर। तो रेडॉन गैस जो होता है ना वो कहां पर और निकलता है, तो और कहीं पर, जैसे कि मान लीजिए कि ज्वालामुखी फटता है ना, तो वोल्केनिक इरेजन जिसे बोलता है, यानी कि ज्वालामुखी का फटना, तो उस दौरान क्या होता है, रेडॉन गैस निकलता है। और रेडॉन गैस जो होता है ये भी क्या करता है बताइए, ये भी लंग्स कैंसर का कारण बनता है। बात समझ में आए कि नहीं, यानी कि हमारे फेफड़े से संबंधित, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, सांस संबंधित बीमारी पैदा करता है। बात समझ में आए कि नहीं, सांस संबंधी बीमारी को पैदा करता है। इसलिए क्या किया जाता है, जिस जगह पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहां पर से सारे के सारे जो पब्लिक होती है उनको थोड़े समय के लिए हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है, ताकि वो इस बीमारी से बच सके, वो इस परेशानी से बच सके। बात समझ में आए कि नहीं। चलिए, तो ये हमारे पास इस तरीके से करके हमारा ग्रुप 18 कंप्लीट हो रहा है, और ग्रुप 18 का हमने सारे के सारे जितने भी तरीके का नॉन मेटल्स था इसके बारे में पढ़ लिया। चलिए अब इसको जरा नोट कर लीजिए आप, मैं 2 मिनट के अंदर फिर मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ इसके मेटल्स के बारे में। चलिए ठीक है, ये स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम किसके बारे में, मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक, यानी कि पी ब्लॉक के धातु के बारे में, ठीक है ना। तो अगला हेडिंग हमारा होगा मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक। क्लियर है, यानी कि पी ब्लॉक के धातु। आपको पता है मेटल्स किसे कहते हैं, तो मेटल्स के बारे में हम सब लोग जानते हैं, जो सॉलिड हो, जिसके अंदर में मेटेलिक वॉइस हो, जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर हो, है ना, यानी कि विद्युत और उष्मा का अच्छा सुचालक हो, जिसको पीटने पर धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती हो, है ना, जिसका क्या हो, इलास्टिसिटी, इट मींस तन्यता बहुत ज्यादा हो, तन्यता मतलब उससे हम तार बना सकते हैं। आघात वर्धनीयता बहुत ज्यादा हो, मतलब क्या है, उसको हम पीट पीट करके एक शीट के फॉर्म में, एक चादर के फॉर्म में बदल सकते हैं। ये सारा का सारा क्वालिटी होता है मेटल्स का, ये सब तो हम बचपन से जानते हैं, है कि नहीं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि पी ब्लॉक में कौन कौन से हमारे पास धातु होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्यूमिनियम का, ठीक है ना, बात समझ में आया कि नहीं, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल इसका फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है ना। इसका जो एस्क होता है ओरस, एस्क क्या होता है बताइए। एल्यूमिनियम का जो एस्क होता है वो होता है बॉक्साइट। बात समझ में आया कि नहीं, तो इसका क्या नाम है, बॉक्साइट। बॉक्साइट होता है, फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O। बात समझ में आया कि नहीं, Al2O3 इंटू 2H2O। दूसरा जो इसका एस्क होता है वो कौन सा होता है बताइए। एक नंबर में बॉक्साइट, मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया था एस्क, देखिए इसमें ऑक्सीजन है ना, मैंने आपको उस टाइम में बताया था कि एस्क जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन उसमें 100% होगा, है ना। अब उसके बाद दूसरा है कोरंडम, Al2O3। बात समझ में आई कि नहीं। कोरंडम एक होता है रूबी, रूबी आपने नाम सुना है, एंड सफायर, इट मींस इसे हम बोलते हैं नीलम। जो हम कीमती पत्थर बोलते हैं ना कि रूबी, नीलम, ये सब जो है कीमती पत्थर, एक्चुअली ये सब एस्क है, किस चीज का, एल्यूमिनियम का। उसके बाद फिर एक और होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस। बात समझ में आया कि नहीं, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आज ध्यान से पढ़ लीजिए। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस। देख रहे हो इसमें 2 सॉल्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम एक और नाम दे देते हैं क्या, डबल सॉल्ट।
क्लियर है? क्या बोलते हैं इसे? डबल सॉल्ट। क्या है ये? इसका रासायनिक नाम है पोटाश एलम। अब बताओ क्या है ये? अपनी भाषा में हम इसे बोलते हैं फिटकरी। बात समझ में आया कि नहीं? हम इसे क्या बोलते हैं? फिटकरी। याद रखिएगा, ब्लड क्लॉटिंग में सबसे पहले यही हेल्प करता है। आपने देखा होगा बार्बर शॉप में जहाँ शेविंग वगैरह कराने के लिए जाते हैं तो वहां पर फिटकरी का एक बड़ा सा टुकड़ा रखते हैं, याद रखिएगा। और एक खास बात की फिटकरी लगा देने से क्या होता है, हमारा जो रक्त जो होता है वो स्कंदित होता है, यानी कि ब्लड जो होता है वो क्लॉट हो जाता है, जम जाता है ना। दूसरी बात, बैक्टीरिया वगैरह को मारने में भी काम आता है पोटाशियम, है ना। पानी वगैरह को साफ करने में इस्तेमाल किया जाता है। और पोटाशियम जो है वो क्या है? एल्यूमिनियम का एक एस्क भी है। याद रखिएगा, वायरस इसमें अब सर्वाइव नहीं कर पाता है, वायरस इसमें अपने आप मर जाता है। कोरोना भी हुआ था तो उस दौरान भी आपने देखा होगा कि जो बार्बर शॉप वाले जो लोग थे, मतलब जो बार्बर लोग थे, वो लोग क्या करते थे कि बस फिटकरी का थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल करते थे। फिटकरी को पानी में डुबा के रखा और उसी पानी से कैंची वगैरह को बढ़िया से साफ कर देते थे, है ना। जो उनके पास जो होता है शेविंग वगैरह का जो सामान होता है वो सब क्या करते थे, वो बढ़िया से साफ कर देते थे। तो डबल सॉल्ट होता है ना। डबल सॉल्ट का मतलब कि इसमें दो नमक एक साथ में होता है ना। K2SO4 है और प्लस साथ में क्या है? Al2SO4, है ना। पोटाशियम इसको बोला जाता है। अपनी भाषा में हम इसे फिटकरी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक और आपसे पूछा जाएगा कि इसका कौन सा एस्क है जिसमें कि एल्यूमिनियम का कौन सा एस्क है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। बात समझ में आई? तो आपने सबने देखा सब में ऑक्सीजन पाया जाता है, तो याद रखिएगा क्रायोलाइट। हिंदी में भी हम इसे यही नाम देते हैं, क्रायोलाइट। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का एक ऐसा एस्क होता है जिसमें कि क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये था हमारा एल्यूमिनियम के एस्क के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। चलिए, तो मैं पहले जरा इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। क्योंकि एक मिनट, नहीं तो मैं इस तरफ बता दूं। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा इसका यूजेस, ठीक है। बाहर तो नहीं जाएगा इस सामने तक, चलिए ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा एल्यूमिनियम का यूज क्या क्या होता है बताइए। तो आपको पता है बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा, है कि नहीं। बर्तन किस टाइप के हैं? आपने एक चीज देखा है, आपके घरों में कुकर होगा, प्रेशर कुकर सबके घरों में होता है। एक बात याद रखिएगा कि प्रेशर कुकर मुझे लगता है कि 1 साल 2 साल 5 साल नहीं, मुझे लगता है 15-20 सालों से चल रहा है हमारे घरों में। तो उसके पीछे रीजन क्या है? प्रेशर कुकर आखिरकार इतने ज्यादा दिनों तक क्यों काम कर रहा है कि नहीं। जबकि सिंपल और दूसरे बर्तन होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बहुत कम समय में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन ये जो है क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर कुकर, ये होता है बहुत समय तक चल रहा है। ओके, याद रखिएगा ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं ड्यूरेलामीन। एक मिनट, मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, नहीं बन पाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, पहले आप जरा इसको 2 मिनट नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए आप इसको जरा नोट कीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिएगा ज्यादा, ठीक है। यूजेस के लिए उधर जगह थोड़ा कम हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रेशर कुकर जो होता है ना, वो इतने लंबे समय तक काम करता है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम के साथ में और भी कई सारे मेटल्स मिक्स होते हैं, ठीक है। इसका नाम हो जाता है हिंदी में बोलते हैं ड्यूरेलामीन। बात समझ में है कि नहीं? ड्यूरेलामीन, ड्यूरेबल वर्ड का मतलब क्या हो जाता है? टिकाऊ, जो बहुत ज्यादा लंबे समय तक काम कर सके। तो इसका क्या नाम हो गया? ड्यूरेलामीन। क्या क्या चीज का मिश्रण होता है? तो याद रखिएगा ये होता है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर और प्लस इसके साथ में एक और मेटल होता है मैग्नीज। बात समझ में आया कि नहीं? एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया और मैग्नीज हो गया। ये तीनों को मिलाकर के जो मेटल तैयार किया जाता है वो क्या कहा जाता है? वो कहलाता है ड्यूरेलामीन। प्रेशर कुकर में यूज कहां होता है? तो याद रखिएगा प्रेशर कुकर, और प्लस दूसरा इसके बाद किस में यूज होगा? एरोप्लेन। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब क्या? हवाई जहाज, हवाई जहाज के पार्ट्स। सबसे खास बात कि ये हल्का भी होना चाहिए प्लस टिकाऊ भी होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं? तो हम क्या करते हैं यहाँ पर
जो है एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज को मिला करके ड्यूरेलामीन तैयार होता है और इसी का इस्तेमाल प्रेशर कुकर में भी और प्लस जहाज के पार्ट्स में भी। बात समझ में आया कि नहीं? और भी बहुत सारी चीजों से जहाज के पार्ट्स बनते हैं, बट ये हमारा जो होता है इसका इस्तेमाल होता है। चलिए दूसरा इसके बाद बताया जाता है एक दूसरा इसका जो एलॉय होता है यानी कि मिश्र धातु जो होता है, ये भी एक मिश्र धातु ही है ना? क्लियर है? दूसरा जो हमारा एलॉय होता है वो कौन सा होता है बताइएगा? तो दूसरा जो हमारे पास एलॉय होता है वो होता है एल-निको। क्या नाम है इसका? AlNico, एल-निको। एल-निको क्या है? आपने तो नई नाम सुना या सुना भी है, तो एल-निको बड़ा अजीब सा वर्ड है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये कई सारे मेटल्स को मिला करके तैयार किया जाता है। इसका हमने नाम बता दिया एल-निको। इसके अंदर में होता है एल्यूमिनियम प्लस निकेल और प्लस कोबाल्ट। एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। बात समझ में आया कि नहीं? एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है इसका बताइए? मैग्नेट्स यानी कि चुंबक बनाने में। बात समझ में आया कि नहीं? तो एल-निको का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? चुंबक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट चुंबक बनाने में किया जाता है। जो आपने शक्तिशाली चुंबक देखा होगा ना, जैसे हम स्टील चुंबक वगैरह बोलते हैं, वो इसी टाइप का होता है। ठीक है, एल-निको का बना हुआ होता है। और ड्यूरेलामीन का प्रेशर कुकर और एरोप्लेन के पार्ट्स वगैरह, या फिर कोई ऐसा चीज जो कि हमें बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिकाऊ बनाना है, जो ज्यादा टिकने वाला हो, ड्यूरेबल हो, तो हम क्या करते हैं? एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर अगला जो हमारे पास आता है एल्यूमिनियम के बाद, वो आता है लेड, है ना? लेड भी पाया जाता है पी ब्लॉक में। चलिए तो अब हम बात करते हैं चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, लेड इसे हिंदी में बोला जाता है सीसा, एंड टीन इसे भी हम हिंदी में बोलते हैं टीन। बात समझ में आया कि नहीं? टीन का कोई अलग से नाम नहीं है ना? लेड यानी कि सीसा और टीन, ये हमने दोनों का नाम इसलिए लिखा क्योंकि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों को जो है मिला करके सबसे ज्यादा यूज होता है। बात समझ में आया कि नहीं? किसका इस्तेमाल किया जाता है? शीशे का। क्लियर है? ये बात समझ में आया कि नहीं? चलिए अब हम बात करते हैं कि लेड यानी कि सीसा और टीन, ये दोनों का आपने कॉम्बिनेशन बहुत बार देखा होगा। सबसे पहले मैं आपको शीशे का यूज बताता हूं। इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो लेड होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज करने में? TEL, एक आपने सुना होगा TEL। बात समझ में आया कि नहीं? TEL इसको हम बोलते हैं टेट्रा एथाइल लेड, है ना? टेट्रा एथाइल लेड। बात समझ में आया कि नहीं? किस काम आता है ये लेड वहां पर? तो याद रखिएगा इसका इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल वगैरह, जो पेट्रोल से जो गाड़ियां चलती है, डीजल से जो गाड़ियां चलती है, उसमें क्या किया जाता है? TEL मिला दिया जाता है, यानी कि टेट्रा एथिल लेड मिला दिया जाता है। और ये करता क्या है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो है टेट्रा एथिल लेड, ये एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? एंटी नॉकिंग। नॉक मतलब ऐसे दरवाजा खटखटाना। बात समझ में आया कि नहीं? तो एंटी नॉकिंग एजेंट बोला गया मतलब क्या? खटखटाहट को, यानी कि उसकी आवाज को कम करता है। तो पहले लोग क्या करते थे कि पेट्रोल वगैरह में इसको मिला दिया जाता था टेट्रा एथिल लेड को, तो क्या होता था? गाड़ियों से जो आवाज आती है वो आवाज कैसी हो जाती थी? कम हो जाती थी। लेकिन यह जो लेड है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। बात समझ में आया कि नहीं? ये क्या करता है? ये जो है टेट्रा एथिल लेड में तो हमने मिला दिया, लेकिन अगर ये हवा में अगर मिक्स हो जाता है, क्योंकि ये तो जलेगा, पेट्रोल डीजल जब जलेगा तो टेट्रा एथिल लेड भी जलेगा, और जलेगा तो क्या हो जाएगा? हवा में लेड की मात्रा आ जाएगी, लेड ऑक्साइड बनेगा। लेड ऑक्साइड बनेगा तो याद रखिएगा लेड ऑक्साइड जो होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है हमारे ब्रेन को करता है, हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो एंटी नॉकिंग एजेंट के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे करके इसको बंद कर दिया गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो आपसे पूछेगा कि एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो लेड का एक कंपाउंड होता है टेट्रा एथिल लेड। बात समझ में आया कि नहीं? दूसरा क्या होता है? लेड जो होता है खाने में भी इस्तेमाल होता है। कैसे बताइए? कभी आपने लेड खाया? बोलोगे सर हमने कहाँ लेड खाया कभी, हम तो खा ही नहीं सकते, जहरीला होता है। लेकिन याद रखिएगा डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हम लेड खा रहे हैं। और कहां से खा रहे हैं? आपको याद होगा नेस्ले कंपनी, आई थिंक कुछ साल पहले की बात है, सडनली अपने मार्केट से सारे प्रोडक्ट को हटाना शुरू कर दिया था, और वो प्रोडक्ट था मैगी। बात समझ में आया कि नहीं? तो मैगी जो होता है ना, उसमें हार्डनेस लाने के लिए, या चॉकलेट जो होता है उसमें हार्डनेस लाने के लिए हम क्या करते हैं? लेड का इस्तेमाल करते हैं, है ना? कंपनी जो थी इसी का इस्तेमाल कर रही थी। ठीक है, तो
मैगी प्लस चॉकलेट, ये दोनों जगह पे क्या कंपनी कर रही थी, लेड का इस्तेमाल कर रही थी। लेड का इस्तेमाल करने से क्या हो रहा था, ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता था, और बहुत ज्यादा हार्ड होने के बाद फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा नहीं मतलब हार्ड हो जाता है, और फिर हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा चॉकलेट वगैरह को फिर से फ्रिज में डाल दिया जाता है ना। क्यों, क्योंकि उसका हार्डनेस जो है वो जैसे वो हीट के कांटेक्ट में आएगा क्या हो जाएगा, वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो उसको हार्ड बनाया जाता था किस चीज का यूज करके, लेड का यूज करके। दूसरी बात, लेड जो होता है वो टेस्ट इनहेंसर के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता था, है ना। किस चीज में इस्तेमाल किया जाता था, टेस्ट इनहेंसर। टेस्ट इनहेंसर क्या होता है, स्वाद को बढ़ाने वाला। बात समझ में आई कि नहीं, टेस्ट इनहेंसर मतलब क्या हो गया, स्वाद को बढ़ाने वाला, ठीक है। टेस्ट इनहेंसर, बात समझ में आई कि नहीं। और इसके लिए एक प्रोडक्ट यूज करते थे ये लोग, क्या था, MSG। MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट, क्या कहा जाता है इसको, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है वो क्या होता है, या फिर इसे एक और नाम से मार्केट में बेचा जाता है एजिनोमोटो। आपने देखा है चीनी जैसा कुछ होता है, चीनी जैसा पदार्थ, क्या काम आता है ये, तो याद रखिएगा ये जो होता है टेस्ट इनहेंसर होता है, स्वाद को बढ़ाने वाला। आपने मार्केट में कभी चाउमीन मैगी वगैरह खाया होगा, वो लोग क्या करते हैं ना, उसको बनाने के टाइम पे कुछ चीनी जैसा कुछ ऊपर से हल्का सा डाल देते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में ना, क्योंकि ज्यादा मात्रा में डालेंगे तो टेस्ट खराब हो जाएगा। तो वो होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, टेस्ट इनहेंसर इसे कहा जाता है, ठीक है। टेस्ट इनहेंसर का अर्थ हो गया स्वाद बढ़ाने वाला। तो अच्छी बात है, टेस्ट बढ़ा देगा ये, बट इसके साथ साथ में ये हमारे लिए कार्सिनोजेनिक होता है, हमारे कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है। बात समझ में आई कि नहीं। चीनी जैसा पदार्थ जो मैगी वगैरह में ऊपर से डाल दिया जाता है या चाउमीन वगैरह में डाला जाता है, वही होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। आपने देखा होगा मैगी के अंदर जो एक मसाले का पैकेट आता है, उसको अगर आप खोलोगे कभी, तो आपने देखा होगा उसमें भी चीनी के कुछ दाने होते हैं। आप उसको कभी जीभ पे रख के देखना, वो चीनी नहीं होता है, वो MSG होता है। और ये MSG क्या करता है, ये टेस्ट को तो बढ़ा देता है, बट ये कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर का कारण बनता है। दूसरी बात, तो फिर नेचुरल MSG कौन सा होता है, तो नेचुरल जो होता है, नेचुरल MSG यानी कि नेचुरल मोनोसोडियम ग्लूटामेट किसमें पाया जाता है, तो याद होगा आपको, टोमेटो, है ना। फिर मशरूम, ये सब क्या होता है, इस सब में नेचुरल MSG पाया जाता है। यानी कि मशरूम का सब्जी आप बनाओगे, टमाटर का सब्जी आप बनाओगे, तो एक खास बात याद रखिएगा, आपको उसमें कुछ अलग से डालने की जरूरत नहीं है, और वो सब्जी आपको हमेशा ही स्वादिष्ट लगेगी, मशरूम का या टमाटर का। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, उसके अंदर में नेचुरल MSG पाया जाता है, यानी कि अपने आप प्राकृतिक रूप से ऐसी चीजें पाई जाती है जो हमारे स्वाद को बढ़ा देता है। बात समझ में आया कि नहीं। और आर्टिफिशियल MSG के फॉर्म में किसको इस्तेमाल किया जाता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो एजिनोमोटो के नाम से बेचा जाता है, और उसके अंदर में क्या पाया जाता है, लेड पाया जाता है। मैगी वगैरह में, मैगी को हार्ड करने में भी लेड का इस्तेमाल होता है, चॉकलेट को हार्ड करने में भी लेड का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद टेट्राएथिल लेड, ये किस काम आता है, ये एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में होता है ना, मतलब गाड़ी में बोल सकते हैं क्या, ध्वनि को कम करने के लिए, है ना, ध्वनि के कम करने के लिए। कौन सा, वो खटखटाहट वाली ध्वनि आती है, वो बात समझ में आए कि नहीं, वैसी आवाज जो आती है उसको कम करने के लिए। चलिए अब इसके बाद एक हमारे पास आपने सुना होगा शोल्डर, है ना। चलिए इसके बारे में बताते हैं हम, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, है ना, एक बार बढ़िया से। चलिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, बस अब हमारा लास्ट टॉपिक है, क्लियर। लेड के बारे में 2 पॉइंट, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं लेड के बारे में, क्या चीज के लिए, तो ध्यान से समझिएगा, शोल्डर। शोल्डर क्या क्या चीज का मिश्रण होता है, ये होता है लेड प्लस टीन। बात समझ में आया कि नहीं, लेड प्लस टीन, बात समझ में आया कि नहीं। और दूसरा, उसके बाद फिर हमारे पास एक और होता है, लेड और टीन के साथ में मिलाकर के एक होता है मुद्रण धातु, आपने पढ़ा होगा, मुद्रण धातु, है ना।
प्रिंटिंग मेटल्स। बात समझ में आई कि नहीं? प्रिंटिंग मेटल्स है ना, याद रखिएगा। प्रिंटिंग मेटल्स नहीं, इसको हम बोल सकते हैं क्या, टाइप मेटल्स। टाइप मेटल्स के नाम से पूछा जाता है क्वेश्चन। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा, टाइप मेटल्स या फिर मुद्रण धातु किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसमें भी 2 या 3 का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सा होता है? लेड होता है Pb प्लस Sn होता है यानी कि टिन, और प्लस साथ में क्या होता है, एंटीमनी Sb। बात समझ में आई कि नहीं? ये क्या हो गया, लेड हो गया, ये क्या हो गया, टीन हो गया, और ये क्या हो गया, एंटीमनी। बात समझ में आई कि नहीं? आपने देखा है इंक जो तैयार होता है, जिसे अखबार वगैरह छपता है, तो उसमें लेड होता है, टीन होता है और प्लस एंटीमनी होता है। तीनों को मिला करके और उसका इंक जो होता है वो तैयार किया जाता है और उससे प्रिंटिंग किया जाता है, जैसे अखबार वगैरह जो छपता है। इसलिए आपको मना किया जाता है कि पेपर में रख के कुछ भी नहीं खाइए। पेपर में रख के मतलब क्या, कोई गर्म चीज है, समोसे वगैरह आप लेके आते हो, और क्या होता है, हम तो सबसे पहले डरते हैं क्या, कि भाई पॉलीथीन में नहीं खाना चाहिए। तो थोड़ा सा हमने समझदारी से काम लिया, दुकान वाले ने ब्लैक कलर के पॉलीथीन में देना शुरू किया, तो हमने उसको बोला, अरे भाई इसको पॉलीथीन में नहीं दो, पेपर में करके डाल दो। तो याद रखिएगा, पेपर में आपने किस चीज का इस्तेमाल किया, पेपर में जो छपा हुआ है। आपने देखा होगा ना, कई बार हमने जो सामान लिया, अगर वो थोड़ा ज्यादा देर तक उसमें रह गया तो पता चल रहा है जो अक्षर अखबार पे छपा हुआ वो हमारे समोसे पे छप जाता है। तो हमारे समोसे पे या जो भी हम सामान लेके आते हैं खाने पीने का, अगर कोई सॉलिड पीस है तो उस पे क्या होता है, वो अक्षर छप जाता है। तो वो अक्षर छप गया तो याद रखिएगा उसके अंदर में टाइप मेटल्स था। बात समझ में आया कि नहीं? जो कि क्या हुआ, हमारे खाने पीने की चीजों में आके चिपक गया। तो लेड, टीन और एंटीमनी, तीनों का तीनों आपके खाने पीने में, आपके समोसे और जो भी कुछ आप खा रहे हो उसके साथ में आपके अंदर चला गया। याद रखिएगा ये भी कार्सिनोजेनिक है, इसलिए हमेशा सादा पेपर में खाना रखिए, वो ज्यादा ठीक है। या फिर एल्यूमिनियम फॉइल आता है ना, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। थोड़ा कॉस्टली होता है बट एल्यूमिनियम फॉइल या एल्यूमिनियम का कंटेनर आ गया है ना, वो सबसे ज्यादा अच्छा है ना। पेपर का कंटेनर रहता है बट ऊपर से एल्यूमिनियम का पॉलिश किया रहता है उसमें, वो सबसे ज्यादा ठीक है। अखबार में कुछ हम मोड़ के खाना रख लेते हैं उसकी बजाय, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, हमारे पास लेड और टीन का मिश्रण होता है सोल्डर। सोल्डर किस काम आता है बताइए? तो सोल्डर जो होता है वो किस काम आता है, वायर को सोल्डिंग करने के, है ना, वायर को कनेक्ट करने के लिए। बात समझ में आया कि नहीं? तो सोल्डर का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, वायर को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे वायर को सोल्डिंग करना है तो उसमें जो वायर जो लगा हुआ था, तार जो होता है ना, तो वो किसी का होता है, लेड और टीन का होता है। दूसरा आपने एक चीज और सुना होगा, फ्यूज। फ्यूज कौन से धातु का बना होता है, तो वो भी क्या होता है, लेड और टीन का होता है। मतलब क्या कि हमें एक ऐसा मेटल चाहिए जो कि बहुत जल्दी में गल सके, है ना, थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज्यादा मिले। फ्यूज में हमने इसलिए इस्तेमाल किया, मान लीजिए कि आपके घर में पावर सप्लाई किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से ज्यादा होना शुरू हो गया। अब शॉर्ट सर्किट की वजह से ज्यादा मात्रा में पावर सप्लाई होना शुरू हो गया तो क्या हो जाएगा, वायर गर्म होना शुरू हो जाएगा। और वायर अगर कॉपर का है तो पता चल रहा है कि वो ब्रेक नहीं होगा। और अगर फ्यूज जो है अगर आपका, उसके अंदर जो वायर लगा हुआ है वो अगर सोल्डर वाला वायर है ना, इट मीन्स लेड और टीन का मिश्रण है, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गर्म होकर और बहुत जल्दी में टूट जाएगा। टूट जाएगा तो सप्लाई बंद हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से करके फ्यूज में जो होता है वो लेड और टीन का जो मिश्रण होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात, वायर को जोड़ने के भी काम आता है, सोल्डिंग वगैरह करने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसमें भी क्या होता है, लेड और टिन का मात्रा होता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से करके हमारे पास पी ब्लॉक के मेटल्स, नॉन मेटल्स दोनों फिनिश हो जाते हैं। क्लियर? तो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो में आपको डी ब्लॉक का बस बहुत जल्दी में आपके सामने मैं लेकर के आऊंगा। तब तक आप क्या कीजिएगा, पी ब्लॉक को कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई डाउट वगैरह होगा स्टूडेंट्स तो आप जरूर क्वेश्चंस कीजिएगा। क्लियर? चलिए ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश कर रहा हूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।